नर्व एंड क्रेनियल नर्व की, स्पाइनल नर्व और एंड क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व। अब देखो आपके पास में स्पाइनल नर्व किसे कहेंगे? स्पाइनल नर्व किसे कहेंगे? स्पाइनल नर्व वे नर्व होती है जो कि स्पाइनल कोड से निकलती है। नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कोड। वे नर्व जो स्पाइनल कोड से निकलती है स्पाइनल नर्व कहलाती है। और इनका नाम ध्यान रखना, नेम ऑफ दीज नर्व, इनका नाम जो है किसके अकॉर्डिंग निकाला गया है? नेम अकॉर्डिंग टू ओरिजिनेट वर्टिब्रा, जिस वर्टिब्रा से ये निकलेगी उसके अकॉर्डिंग इन स्पाइनल नर्व का नाम रहेगा। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनेट वर्टिब्रा, जहां से ये निकलेगी उसके अकॉर्डिंग ही इसका नाम रहेगा। स्पाइनल कोड में ये जहां से निकलती है, जैसे कि मान के चलो स्पाइनल कोड किस में रहता है? वर्टिब्रा के अंदर। और जिस वर्टिब्रा के स्पेस से ये नर्व निकलती है उस वर्टिब्रा के नेम के अकॉर्डिंग ही उस स्पाइनल नर्व का नाम रखा जाएगा। जो नर्व सर्वाइकल से निकलती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा से जो नर्व निकलती है उनको सर्वाइकल नर्व कहते हैं। जो नर्व थोरेसिस वर्टिब्रा के स्पेस से, इंट्रावर्टिब्रल स्पेस से जो निकलती है उनको हम थोरेसिस नर्व कहते हैं। जो लंबर से निकलती है उनको लंबर नर्व, जो सेक्रल से निकलती है उनको सेक्रल नर्व, और जो कोकिक्स से निकलती है उनको कोकिक्स नर्व हम लोग कहते हैं। देखेंगे देखो कैसे। जो सर्वाइकल से निकलती है उनको सर्वाइकल नर्व। अब सर्वाइकल से कितनी नर्व निकलती है? यहाँ पे सर्वाइकल से 8 नर्व निकलती है, C1 से लेके C8 जिनको नाम दिया गया है। आई बात समझ में? C1 से लेके C8। तो सर्वाइकल नर्व टोटल कितनी होती है? एग्जाम में पूछ लिया जाए, टोटल 8 होती है आपके पास में। वैसे सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है? 7। ये बात ध्यान रखेंगे। थोरेसिस की बात करें हम लोग, थोरेसिस नर्व आपके पास में T1 से लेके T12 तक। वैसे थोरेसिस वर्टिब्रा भी कितनी होती है? टोटल 12 होती है। जितनी वर्टिब्रा उतनी ही नर्व है, बस फर्क कहाँ पर है? सर्वाइकल में फर्क है। सर्वाइकल 7 होती है लेकिन सर्वाइकल नर्व जो है 8 होती है। सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है, सर्वाइकल नर्व 8 होती है। ये बात ध्यान रखेंगे। लंबर नर्व L1 से L5 और इनकी संख्या भी टोटल 5 होती है। उसका सेक्रल, सेक्रल भी आपके पास में S1 से लेकर S5 तक, और इनकी संख्या भी टोटल 5 होती है। उसके बाद कोकिजियल या कोकिक्स, ये आपके पास में एक होती है, C1, 1 पेयर ऑफ कोकिक्स। इस तरीके से आपके पास में टोटल स्पाइनल नर्व कितनी होती है? देखो टोटल स्पाइनल नर्व आपके पास में 12 और 8 20, 30 और 31, 31 पेयर। ये बात ध्यान रखेंगे, पेयर्स में होती है। किसमें होती है? पेयर्स में। ध्यान रखना, टोटल पेयर्स की बात करें कि टोटल कितनी पेयर्स होती है स्पाइनल नर्व, तो 31। और टोटल नर्व की बात करें कि टोटल नंबर में कितनी होती है, तो 62। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखेंगे ना। अब देखिए यहाँ पर एक तो इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि आपने तो कहा कि सर जो है स्पाइनल कोड जो है L2 तक रहता है, मतलब नंबर सेकंड वर्टिब्रा तक रहता है, उसके बाद में खत्म हो जाता है।
तो फिर बाकी L2 के बाद में तो बहुत सारी स्पाइनल नर्व बचती है, L3 बचती है, L4, L5 बचती है, S1 से लेके S5 तक बचती है, और आपके पास C1 तक बचती है। तो ये नर्व कहाँ से निकलती है? L2 तक तो निकल गई, आपके L2 तक की नर्व L2 तक निकल गई, क्योंकि स्पाइनल कोड तो कहाँ से लेके कहाँ तक फैला होता है आपके पास में, आपके C1 से लेके L2 तक, आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा से लेके L2 तक। तो यहाँ तक आपके पास में ये C1 नर्व, इस साइड में C1 नर्व, और यहाँ तक कितनी निकल जाती है? C1 से लेके L2 तक की यहाँ तक निकल जाती है। फिर बाकी जो बची हुई जितनी भी है वो यहाँ पर निकलती है, एक ही सिरे से निकलती है, कॉनस मेडुलरिस वाले पार्ट से निकलती है सारी की सारी, जितनी भी है L3, L4, L5 और S1 से लेके S5 तक और C1 तक, और एक गुच्छा बना लेती है। इस गुच्छे को क्या बोलते हैं हम लोग? हेयर लाइक, या हेयर ऑफ टेल ऑफ हॉर्स, जो घोड़ी के पूंछ के बाल होते हैं उस तरीके का एक गुच्छा बना लेती है। इसको बोलते हैं क्वाडा इक्विना, क्वाडा इक्विना। आई बात समझ में? अब बात करते देखो यहाँ पे क्या होता है। देखो यहाँ पे जितनी भी स्पाइनल नर्व होती है ग्रुप में निकलती है। किस में निकलती है? ग्रुप के अंदर। जो डायरेक्टली जो है कोई भी स्पाइनल नर्व डायरेक्टली किसी भी ऑर्गन तक नहीं पहुंचती है, ऑर्गन से पहले वो, ऑर्गन से पहुंचने से पहले वो एक नेटवर्क बनाती है। आई बात समझ में? एक नेटवर्क बनाती है। उन स्पाइनल कोड के नेटवर्क को हम फ्लिक्सस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लिक्सस। तो नेटवर्क ऑफ स्पाइनल नर्व, नेटवर्क ऑफ स्पाइनल नर्व इज नोन एज फ्लिक्सस। और यहाँ पर मेनली जो है 4 फ्लिक्सस होते हैं आपके पास में। 4 नेटवर्क पाए जाते हैं, नर्व के 4 नर्व आपस में मिलती है और फ्लिक्सस बनाती है। तो यहाँ पर मेनली जो है 4 नेटवर्क बनते हैं, 4 फ्लिक्सस बनते हैं। उनमें आपके पास में सबसे पहला सर्वाइकल फ्लिक्सस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सेकंड जो है आपके पास में ब्रेकियल फ्लिक्सस, थर्ड आपके पास में लंबर फ्लिक्सस, और फोर्थ आपके पास में सेक्टल फ्लिक्सस। आई बात समझ में? फिफ्थ होते हैं, सॉरी 5, और 5वां आपके पास में कोकिजियल फ्लिक्सस। कौन सा फ्लिक्सस एब्सेंट होता है? थोरेसिस। ये बात ध्यान रखेंगे, थोरेसिस फ्लिक्सस क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब देखो कौन कौन से नर्व मिलके आपके पास में, कौन कौन से नर्व मिलके आपके सर्वाइकल फ्लिक्सस बनाती है, कौन कौन से नर्व मिलके आपके ब्रेकियल फ्लिक्सस बनाती है, कौन कौन से नर्व मिलके आपके जो है लंबर फ्लिक्सस बनाती है, और कौन कौन से नर्व मिलके आपके जो है सैक्रल फ्लिक्सस बनाती है, और कौन कौन से नर्व मिलके आपके कोकिजियल फ्लिक्सस बनाती है ना। तो सबसे पहले सर्वाइकल फ्लिक्सस की बात करूं तो C1 से लेकर C4 तक की, सर्वाइकल 1 से लेकर सर्वाइकल 4 तक की जो नर्व है वो मिलकर सर्वाइकल फ्लिक्सस बनाती है। उसके बाद आपके पास में C5 से लेकर T1, C5 से लेकर T1 तक आपके ब्रेकियल फ्लिक्सस बनता है। उसके बाद T1 से लेकर, देखो ये फ्री रहते हैं, T2 से लेकर
T12 तक ये कोई प्लेक्सस नहीं बनाती, ये डायरेक्टली जाती है, इनको जहाँ पर काम करना होता है ये डायरेक्टली जाती है, इनके द्वारा कोई फ्लेक्सस नहीं बनता। सीधा आपके पास में जो लंबर फ्लेक्सस बनता है L1 से लेकर L4 तक की जो नर्व है वो आपके लंबर फ्लेक्सस बनाती है। उसी तरह सैक्रल फ्लेक्सस की बात करें हम लोग, आपके पास में L5 से लेकर S4 तक लंबर 5वीं नर्व से लेकर सैक्रल 4थी नर्व तक आपके सैक्रल फ्लेक्सस बनता है। और कोक्सीजल फ्लेक्सस आपके 2 नर्व से बनता है, कौन कौन सी, S5 और C1, ये दोनों नर्व मिलके आपके पास में कोक्सीजल फ्लेक्सस बनाती है। आई बात समझ में? अब आपको कुछ इंपॉर्टेंस बता देता हूँ मैं इनके। देखो एग्जाम के हिसाब से अगर मान के चलो सर्वाइकल फ्लेक्सस में कहीं पर भी चोट लगी, सर्वाइकल फ्लेक्सस इंजरी, अगर इनमें कहीं इंजरी हो गई तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने के चांसेस हो गए। इनमें इंजरी होने पर वेंटिलेटर रिक्वायर्ड रहेगा। क्लियर? सेकंड, ब्रेकियल फ्लेक्सस में अगर कहीं चोट लगी है, अगर मान के चलो ब्रेकियल फ्लेक्सस में कहीं पर भी कोई डिफॉर्मिटी या चोट लगी है, कभी कभी ड्यूरिंग बर्थ भी इसके अंदर चोट लग जाती है, ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर C5 और C6 डैमेज हुई, इसकी वजह से आपके क्या हो जाएगा, इरेप फाल्सी। आई बात समझ में? C5 और C6 में चोट लगे तो क्या होगा, इरेप फाल्सी। और C8 से लेके T1 के बीच में, C8 से लेकर T1 के बीच में अगर कहीं पर भी चोट लगी, C8 डैमेज हो गया आपके पास में, T1 डैमेज हो गया, तो उस कंडीशन में आपकी जो है कलम के फाल्सी हो जाएगा। कलम के फाल्सी ध्यान रखना, C5 से 6 में चोट लगी तो कौन सा, एरेप फाल्सी, और C8 और T1 में चोट लगी तो कौन सा, कलम के फाल्सी होने के चांसेस होंगे ना। क्लियर? और अगर बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, याद भी करते जाएंगे, लिखते भी जाएंगे। अगर रेडियल नर्व इंजरी हो गई, रेडियल नर्व इंजरी हुई, तो आपके पास में रिस्ट ड्रॉप दिखाई देगा, आपको जो रिस्ट है वो ड्रॉप हुई हुई दिखाई देगी ऐसे। और अगर मीडियन नर्व डैमेज हो गई, किसकी ब्रांच होती है मीडियन नर्व, C5 से जो T1 के बीच में कहीं पर भी चोट लग जाए या मीडियन नर्व में चोट लग जाए, तो उस कंडीशन में आपके कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम होगा। जो कि कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करने वाले लोगों को होता है, उनकी मीडियल नर्व डैमेज हो जाती है। मीडियल नर्व डैमेज होने की वजह से आपके क्या दिखाई देता है, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। उसके बाद में विंग्स स्कैपुला, पंख की तरह की स्कैपुला, कौन सी नर्व डैमेज होने की वजह से होता है, विंग्स स्कैपुला। जो आपके पास में अगर स्कैपुलर नर्व इंजरी हो जाए तो विंग्स स्कैपुला होने के चांसेस होते हैं। स्कैपुलर नर्व इंजरी हो जाए तो आपके पास में क्या, विंग्स स्कैपुला होने के चांसेस होंगे। आई बात समझे? इसके बाद बात करता हूँ, देखो ये तो आपके पास में थी स्पाइनल नर्व, अब बात करते हैं हम लोग क्रेनियल नर्व की। देखो क्रेनियल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। टोटल कितनी होती है आपके पास में,
सबसे पहले टोटल 12 पेयर्स, अगर पेयर्स में ना पूछे टोटल तो 24 है बस मुझे टोटल पेयर्स कितनी 12 पेयर्स, और अगर पूछे टोटल नर्व तो 24। क्लियर। इनके अंदर जो है 3 टाइप की नर्व पाई जाती है। देखो क्रेनियल नर्व, वे नर्व जो कि कहाँ से निकलती है, ब्रेन से निकलती है, ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन। जो स्पाइनल कोर्ड से निकलती है उनको स्पाइनल, और जो ब्रेन से निकलती है उन्हें क्रेनियल नर्व कहते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन। जो ब्रेन से निकलती है वो क्रेनियल नर्व। 3 टाइप की होती है आपके पास में, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। सेंसरी वो जो स्टिमुलस को ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाती है, उनको हम सेंसरी कहते हैं। मोटर जो स्टिमुलस को ब्रेन से ऑर्गन तक लेके आती है, उनको मोटर, और जो दोनों काम करती है उनको मिक्स्ड कहते हैं। आई बात समझ में। अब इन टोटल 12 में से जो आपके पास में सेंसरी है वो पहली, दूसरी और 8वीं सेंसरी है। आई बात समझ में। पहली, दूसरी और 8वीं क्या है, सेंसरी। उसके बाद बाकी मिक्स्ड याद कर लेंगे, 5, 7, 9, 10। 5, 7, 9, 10 मिक्स्ड। बाकी बची हुई क्या है आपके पास में, मोटा है। कौन कौन सी बची है आपके पास में, एक तो तीसरी, चौथी, छठी, ग्यारह और 12 ना, ये आपके पास में क्या है, मोटार है। अब बात करते हैं एक एक के नाम की। देखो नाम याद होना जरूरी है। नेम क्या है, देखो आपके पास में, इसको याद करने के लिए ओ ओ ओ, टू, टच, हैंड, फील, वेरी, गुड, वेजिटेबल, आ। ओ फॉर सबसे पहले ऑल्फैक्टरी, फिर ओ फॉर आपके पास में ऑप्टिक दूसरे नंबर की, फिर ओ फॉर ओक्यूलोमोटर, टी फॉर ट्रोकिलियर, फिर टी फॉर ट्राइजेमिनल, ए फॉर एब्डुसेंस, एफ फॉर फेसियल, वी फॉर वेस्टिबुलोक्युलर, जी फॉर ग्लासोफेरेंजियल, V for वेगस, A for accessory और H for हाइपोग्लोसल। आगे बात समझ में। तो पहली कौन सी होगी आपके पास में, ओल्फैक्टरी, दूसरी ऑप्टिक, तीसरी ओक्यूलोमीटर, चौथी ट्रोकिलियर, पांचवी ट्राइजेमिलर, छठी एब्डुसेंस, सातवीं फेसियल, आठवीं वेस्टिबुलर, नवीं ग्लासोफेरेंजियल, 10वीं वेगस, 11वीं एक्सेसरी और 12वीं हाइपोग्लोसल। ऑल्फैक्टरी किसके लिए होती है आपके पास, स्मेल के लिए, स्मेल के लिए ना। ऑप्टिक विजन के लिए, ओक्यूलोमीटर ध्यान रखना, ओक्यूलोमीटर आपके पास में आई मूवमेंट के लिए। आई बात समझ में।
और उसके बाद में ट्रोक्लियर, ये भी आपके पास में आई मूवमेंट के लिए। ट्राइजेमिनल आपके पास में, ये आपकी लार्जेस्ट नर्व है। और टच, पेन, ये आपके पास में चिविंग के लिए। फेस को सप्लाई होती है। एब्लूसेंस, ये भी आई मूवमेंट के लिए होती है। फेसियल, ये आपके फेस को सप्लाई होती है। फेस के स्टिमुलस को लेकर जाए। वेस्टिब्युलर, ईयर के लिए, सुनने और बैलेंस के लिए। ग्लासोफेरेंजियल, टंग को। वेगस, हार्ट और स्टमक को। असेसरी आपके पास में शोल्डर, स्टर्नम, इनको असेसरी, शोल्डर वगैरह को। और हाइपोग्लोसल, कहाँ से स्टिमुलस लेके आती है टंग से, है ना। और स्वालोइंग के लिए, निगलने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ना। एग्जाम पूछा जाएगा स्वालोइंग के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या बताओगे? हाइपोग्लोसल। तो ये आपके पास में क्रेनियल नर्व के नाम और उनके कार्य थे। तो ये आपका क्रेनियल नर्व थे। देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं मैं आपको बता दूं। ये पहला, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व आपका ट्रोक्लियर। अगर लार्जेस्ट पूछ ले तो ट्राइजेमिनल। आई बात समझ में? तो ये आपके पास में दो क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन देखो यहाँ पे बनते हैं। आपको बता दें, लॉन्गेस्ट पूछ ले तो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, तो आपके पास में वेगस। शॉर्ट नर्व पूछ ले, सबसे छोटी कौन सी है? ओल्फैक्टरी। और कि आपके पास में सेंसरी कौन सी है, मोटार कौन सी है? तो आप कैसे 1 to 8 सेंसरी, 5 7 9 10 मिक्स्ड। बाकी बची हुई कौन सी है? मोटार है आपके पास में ना। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारे पास में देखो, ये किसके पार्ट थे? स्पाइनल और क्रेनियल नर्व पेरिफेरल नर्व सिस्टम में सोमेटिक नर्व सिस्टम के पार्ट थे ना। अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम की। दो टाइप के होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब जो चीजें सिंपैथेटिक बढ़ाता है वो सारी चीजें पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? कम। जैसे सिंपैथेटिक का काम क्या है? देखो सिंपैथेटिक का काम है आपके पास में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, ये किस पे काम करते हैं? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन पे काम करते हैं ना। एड्रेनलिन हार्मोन पे, एड्रेनलिन हार्मोन पे। अब सिंपैथेटिक इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक कौन से होते हैं? देखो सिंपैथेटिक नर्व की वजह से कौन कौन से इफेक्ट आते हैं और पैरासिम्पैथेटिक की वजह से कौन कौन से आते हैं? देखो जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहले प्यूपिल डायलेट होगी इसमें ना। प्यूपिल डायलेट करेगा आपके सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, तो ये क्या करेगा? पुपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा।
आई बात समझ में? ये एयरवे को डायलेट करेगा, ब्रोंकाई वगैरह को, ब्रोंकस वगैरह को, ट्रेकिया को, एयरवे को डायलेट करेगा, जबकि ये एयरवे को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट। ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। ये जो है आपके पास में हार्ट रेट को बढ़ाएगा, ये हार्ट रेट को कम करता है। आई बात समझ में? उसी तरीके से ये ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ाएगा, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, इसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, कम। कहने का मतलब क्या है, देखो पैरासिम्पैथेटिक के बारे में आप छोटी सी बात याद रखेंगे कि जो पैरासिम्पैथेटिक, ये सब चीजें याद हो गई आपको। ओनली पैरासिम्पैथेटिक के बारे में इतना सा याद करेंगे, जो पैरासिम्पैथेटिक है इन 5 चीजों को बढ़ाएगा, डी डी एल एस यू, इनको बढ़ाएगा, बाकी सबको क्या करेगा, कम। किस किस को, डी फॉर डिफिकेशन, मतलब डायरिया करेगा, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाएगा, डी फॉर डाइजेशन, एल फॉर लेक्रिमेशन, मतलब लेक्रिमेशन का मतलब टीएस के सेक्रेशन को बढ़ाएगा, एस फॉर सलाइवेशन, सलाइवा के सेक्रेशन को बढ़ाएगा, यू फॉर यूरिनेशन। इन पांच चीजों को बढ़ाता है, बाकी सब चीजों को क्या करता है, कम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व की तरह आपके कौन सी नर्व काम करती है, वेगस। जब कभी भी वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, कौन से इफेक्ट आएंगे, पैरासिम्पैथेटिक। ये बात ध्यान रखेंगे, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट कब आएंगे, जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी। और वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तो क्या दिखाई देगा, डी डी एल एस यू, डिफिकेशन, डाइजेशन, लेक्रिमेशन, सलाइवेशन, यूरिनेशन सब बढ़ जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, कम। क्लियर? तो ये आपके पास बता पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक इफेक्ट। आई बात समझ में? अब बात करते हैं हम लोग, देखो डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन। कुछ इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस में बताता हूँ आपके ब्रेन के। जैसा सबसे पहले मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस हम लोग करते हैं जो है जीसीएस। कभी भी ब्रेन की फंक्शनिंग या कॉन्शियस को देखने के लिए जीसीएस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लास गो कॉमा स्केल, जीसीएस 3 नाम से बना है, जीसीएस। इसी तरीके से इसमें 3 चीजें चेक करते हैं, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से याद कर सकते हैं, ईवीएम। ई फॉर आई ओपनिंग, वी फॉर वर्बल रेस्पॉन्स, एम फॉर मोटर रेस्पॉन्स। आई बात समझ में? अब देखो सबके लिए, प्रत्येक के लिए यहाँ पर एक एक तो मिनिमम पॉइंट होता है, और यहाँ पे इस तरीके से याद रखोगे आप लोग, आई ओपनिंग के लिए मैक्सिमम जो मार्किंग होती है वो 4, वर्बल रेस्पॉन्स के लिए 5 और मोटार के लिए 6। इस तरीके से टोटल कितने मार्क्स होते हैं इसके अंदर, 15। और मिनिमम मार्क्स कितने होते हैं सबके लिए, 1-1, 0 नहीं होता है यहाँ पे। 1 से 4 इसका, और वर्बल रेस्पॉन्स का 1 से 5, और मोटार रेस्पॉन्स का 1 से 6। तो मिनिमम स्कोर इसका होगा आपके पास में 3, या तो 3 नंबर मिलेंगे किसी पेशेंट को जीएससीएस करने पर, और मैक्सिमम 15 का पेपर है तो 15 है ना, मैक्सिमम 15। अब नॉर्मल कब कहेंगे, जब हम लोग 8 से 15 अगर किसी का स्कोर आ रहा है तो उसको कहेंगे हम नॉर्मल, और अगर 8 से कम है तो एबनॉर्मल, और किसी का स्कोर अगर 3 स्कोर आ गया तो उसको कहेंगे डीप कोमा, डीप कोमा के अंदर है। बात समझ में?
किस तरीके से नंबरिंग देते हैं हम लोग, देखो सबसे पहले बात करता हूँ मैं आई ओपनिंग की। गए आप लोग, अगर उसने अपने आप आंखें खोल दी, अपने आप आंखें खोल दी, स्पॉन्टेनियसली आंखें खोल लिया, आपने कुछ नहीं कहा, उसके पास खड़े हुए आंखें खोल दी, तो 4 नंबर देंगे। अगर आपने कुछ बोला, बोलने पर आंखें खोली, उसका नाम लिया राजू, उसने आंखें खोली, फिर 3 नंबर देंगे। और आपने उसको कुछ पेन किया, पिन वगैरह चुभाए, पेन चुभाया, हाथ से कुछ चिमटी काटी, तब उसने आंखें खोली तो 2 नंबर देंगे। सब कुछ करने के बाद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया उसका, तो उसको 1 नंबर देंगे। क्लियर, आई ओपनिंग समझ में आ गई। उसके बाद वर्बल रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर गए आप लोग, एप्रोप्रिएट और ओरिएंटेड बोल रहा है बिल्कुल, तो आप उसको कितना दोगे, एप्रोप्रिएट आंसर दे रहा है जो भी पूछ रहे उसका, तो 5 नंबर देंगे आप लोग। और अगर एप्रोप्रिएट नहीं है, वो डिसओरिएंटेड है, टाइम का पता नहीं है उसको लेकिन बोल तो रहा है, टाइम वगैरह का पता नहीं, तो 4 नंबर। और अगर इन एप्रोप्रिएट वर्ड, आप बोल कुछ रहा है, वो आप समझ नहीं पा रहे उसकी बोली को, इन एप्रोप्रिएट, तो आप 3 नंबर दोगे। इनकम्प्रेहेंसिव साउंड, इनकम्प्रेहेंसिव साउंड, इनकम्प्रेहेंसिव साउंड, अगर वो इस तरीके से बोल रहा है, मेरा नाम, फिर छोड़ दिया उसने, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उसका, इनकम्प्रेहेंसिव साउंड है, तो 2 नंबर देंगे। और किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया तो 1 नंबर देंगे वर्बल के अंदर। उसके बाद मोटार की बात करें हम लोग, मोटार के अंदर जैसे आपने जो भी कहा कि पैर उठाओ, उसने पैर उठा दिया, मतलब ओबे कमांड दे रहा है। ओबे कमांड का मतलब आपने जो भी कहा उसका फुली रेस्पॉन्स दे रहा है वो, तो उसको 6 नंबर देंगे आप लोग। और अगर पेन पे रेस्पॉन्स दे रहा है, रेस्पॉन्स ऑन पेन, तो उसको 5 नंबर देंगे आप। अगर मान के चलो फ्लेक्शन किसी का उसका नॉर्मल है, फ्लेक्शन नॉर्मल है, लेकिन उसका जो है एक्सटेंशन, अभी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों नॉर्मल कर रहा है, तो 4 नंबर। और एबनॉर्मल फ्लेक्शन है, पूरे तरीके से हाथ वगैरह नहीं मोड़ पा रहा, तो 3 नंबर। और एबनॉर्मल एक्सटेंशन है कि हाथ एकदम सीधे नहीं कर पा रहा, आपने कहा, तो उसको 2 नंबर। और कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो आप उसको देंगे 1 नंबर। मतलब यहाँ पे मिनिमम जो है 1 नंबर तो मिलना है। इस तरीके से टोटल स्कोर कितना हो जाएगा आपके पास में, 15, और मिनिमम कितना रहेगा, 3। ये ओरिएंटेशन के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए किया जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट होता है, यहाँ पे नेक्स्ट डायग्नोसिस आप करते हो ब्रेन में, आईसीपी मेजरमेंट। आईसीपी मेजरमेंट एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ आईसीपी मेजरमेंट इज एक्यूरेट मेथड, यही पूछते हैं ज़्यादातर। तो आप क्या बताओगे यहाँ पे, इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर, जो वेंट्रिकल है जहाँ पर फ्लो कर रहा है आपका सीएसएफ, वहीं पे जो है एक कैथेटर डाल दोगे। इंट्रा वेंट्रिकुलर कैथेटर इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ आईसीपी मेजरमेंट। उसके बाद कैलोरी टेस्ट, एक होता है कैलोरी टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, देखो कान के अंदर पहले कोल्ड वाटर डालेंगे, फिर हॉट वाटर डालेंगे। जैसे कोल्ड वाटर और हॉट वाटर हम डालते हैं तो आई का मूवमेंट होता है इनवॉलेंट्री,
अपने आप ही जो है आंखें घूमने लगती है उसकी, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट, जिसको हम बोलते निस्टेक बस, निस्टेक बस होने लगता है उसके। और ये क्यों किया जाता है कैलोरी टेस्ट? देखो, जब अगर ऐसे कर रहा है पेशेंट तो इसका मतलब उसका ब्रेन स्टेम नॉर्मल है, ब्रेन स्टेम को चेक करने के लिए, और 8वीं जो क्रेनियल नर्व वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व को चेक करने के लिए, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व को चेक करने के लिए हम लोग कैलोरी टेस्ट करते हैं। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस थे। अब हम कुछ डिजीज पोर्शन के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे इसके, जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम के अंदर आ सकता है आपके पास में। बात करता हूँ मैं यहाँ पे सीजर, कन्वर्जन और एपिलेप्सी की। सबसे पहले कि क्या होता है सीजर, कन्वर्जन और एपिलेप्सी, बात करते हैं हम लोग सीजर की। सबसे पहले क्या होता है, देखो सीजर ब्रेन में क्या होता है, देखो इम्पल्स डिस्चार्ज होते हैं। नर्व का काम क्या है, इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। आई बात समझ में? अब अपने आप ही बिना किसी स्टिमुलस के ही ब्रेन के अंदर आपके इम्पल्स जनरेटेड हो जाते हैं, और सडनली क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्चार्ज होने लगती है ब्रेन से, जिसकी वजह से कुछ इनवॉलेंट्री, जो आपकी वॉलेंट्री मसल्स होती है जिन पे आपका कंट्रोल होता है, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट करना लग जाती है। मतलब आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता और वो अपने आप ही मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाती है। इनवॉलेंट्री का मतलब है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता, वॉलेंट्री का मतलब है जिस पे आपका कंट्रोल होता है। आई बात समझ में? तो सीजर का मतलब यहाँ पर है एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम ब्रेन, डिस्चार्ज विद इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर जो है एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने स्टार्ट कर देते हैं विद इन ब्रेन। और इसकी वजह से क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट, मूवमेंट इन वॉलेंट्री मसल्स, ऐसी मसल जिन पे अपना कंट्रोल था, अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट करती थी, वो अपने आप ही मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सीजर। क्या बोलते हैं? सीजर। आई बात समझ में? अब एपिलेप्सी क्या होता है, देखो एपिलेप्सी और सीजर में क्या अंतर है। एपिलेप्सी एक डिसऑर्डर है, इट इज ए डिसऑर्डर, ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर बार बार सीजर पड़ते हैं। डिसऑर्डर ऑफ क्रोनिक सीजर, लगातार बहुत दिनों से सीजर आ रहे हैं, या रिकरेंट एपिसोड ऑफ सीजर, बार बार सीजर के एपिसोड अगर हो रहे हैं, बार बार सीजर आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपिलेप्सी। क्या बोलेंगे? एपिलेप्सी। क्या क्या कोज हो सकते हैं, देखो आपके पास में सीजर के। अगर इन्फेंट की बात करें हम लोग, इन्फेंट में क्यों आ सकते हैं सीजर, या तो इन्फेंट में हाइपोक्सिया हो गया, या हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोक्सिया या हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, उस कंडीशन में आपके इन्फेंट में सीजर दिखाई देंगे। या फिर कोई इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो रखा है, उस कंडीशन में। यंग में बात करें हम लोग, तो यंग के अंदर मेनली सीजर ब्रेन इंजरी में दिखाई देते हैं, या फिर कोई मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस हो गया, मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस होने की वजह से। भाई बात समझ में? तो ये कोजेज ऑफ सीजर था हमारे पास में, एक सीजर क्या होता है, एपिलेप्सी क्या होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीजर की। टाइप्स ऑफ सीजर, मेनली सीजर दो टाइप के होते हैं आपके पास में। एक तो आपके पास में पार्शियल
और एक आपके पास में जनरलाइज्ड। पार्शियल का मतलब कि पूरा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, पार्शियली ब्रेन इन्वॉल्व होता है। दो तरीके से ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते हैं। अगर एक सिंगल हेमिस्फीयर, अगर मान के चलो सिंगल हेमिस्फीयर से एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को बोलेंगे सिंपल पार्शियल सीजर। सिंपल पार्शियल सीजर। अगर ब्रेन के एक हेमिस्फीयर से आपके एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहे हैं तो सिंपल पार्शियल सीजर। और ब्रेन के किसी लोब से, जैसे ये फ्रंटल लोब मान के चलिए, किसी लोब से एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दो टाइप के होते हैं पार्शियल, जिनके अंदर पूरा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। अगर एक हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होता है ओनली तो सिंपल पार्शियल, और अगर कोई लोब इन्वॉल्व होता है तो कॉम्प्लेक्स पार्शियल। जबकि जनरलाइज सीजर के अंदर पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, पूरे के पूरे ब्रेन से ही एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। है बात समझ में? ऑल ब्रेन इन्वॉल्व। इस टाइप के जो पार्शियल सीजर होते हैं इनमें कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना, कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है इनमें। जबकि जनरलाइज सीजर के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं प्रेजेंट नहीं होते, अनकॉन्शियस होता है मरीज, अनकॉन्शियस होता है ना। अब बात करता हूँ मैं जनरलाइज सीजर के अंदर, वन बाय वन पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले टाइप्स ऑफ जनरलाइज सीजर। टाइप्स ऑफ जनरलाइज सीजर। सबसे पहले टोनिक क्लोनिक सीजर। मोस्ट कॉमन जनरलाइज सीजर इज टोनिक क्लोनिक सीजर। इसकी 3 स्टेज होती है, देखो। सबसे पहले स्टेज ओरा, फिर टोनिक स्टेज, फिर क्लोनिक स्टेज। ओरा स्टेज के अंदर क्या होता है कि स्मेल आती है, एक स्मेल आती है, मतलब ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होता है। ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन प्रेजेंट नहीं होती कोई स्मेल, फिर भी उसको स्मेल आती है मरीज को, ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होता है। और इस ओरा को वार्निंग साइन कहा गया है, सीजर का वार्निंग साइन। इसके अंदर अजीब सी स्मेल आती है मरीज को, जो कि एक तरह का ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन का टाइप है ओरा, और इसको वार्निंग साइन भी कहा गया है। जबकि टोनिक में क्या होता है, देखो, स्टिफनेस और रेजिडिटी हो जाती है बॉडी की, है ना। बॉडी में एकदम से स्टिफनेस आ जाती है, खिंचाव हो जाता है, स्टिफनेस और रेजिडिटी ऑफ एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी में रेजिडिटी और खिंचाव आ जाता है। 10 से 20 सेकंड का इसका टाइमिंग होता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है। उसके बाद क्लोनिक के अंदर क्या होता है, मूवमेंट, जर्किंग मूवमेंट, है ना। जर्किंग मूवमेंट फड़फड़ाता है मरीज, जर्किंग मूवमेंट। और ये 30 सेकंड का होता है क्लोनिक फेज, है ना। आए बात समझ में? तो ये हमारे पास में कौन सा, टोनिक क्लोनिक सीजर। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, एब्सेंस सीजर। इसके अंदर पता ही नहीं चलता कब सीजर हुआ, सेकंडों के लिए होता है, कुछ सेकंड के लिए। और कॉन्शियसनेस जो है कुछ सेकंड के लिए, जो कुछ सेकंड के लिए होता है, ये कुछ सेकंड के लिए होता है। कॉन्शियसनेस कुछ सेकंड के लिए जो है खत्म हो जाती है इसके अंदर, उसको एब्सेंस सीजर बोलते हैं। थर्ड, मायोक्लोनिक। मायो का मतलब मसल्स और क्लोनिक का मतलब जर्किंग मूवमेंट। एकदम से मसल्स का जर्किंग मूवमेंट होता है, सडन जर्किंग मूवमेंट किसी भी मसल्स का, थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंडों के लिए।
या फिर एक मूवमेंट होगा ना, सडन जर्किंग मूवमेंट ऑफ मसल। जैसे हाथ से एकदम से पानी का गिलास छूट गया, पानी का गिलास, कोई चाबी, पानी का गिलास, कोई भी चीज आप लेना चाह रहे हो, एकदम से नीचे गिर जाती है, उसको बोलते हैं मायोक्लोनिक सीजर। आई बात समझ में? किसी मसल्स में एकदम से जो है एक मूवमेंट होता है, जर्किंग मूवमेंट, उसको मायोक्लोनिक सीजर बोलते हैं। एक होता है फेब्राइल सीजर। इसमें क्या होता है, फीवर प्लस सीजर, फीवर की वजह से सीजर आ गया, कहने का मतलब इन्फेक्शन की वजह से होने वाले सीजर को क्या बोलेंगे, फेब्राइल सीजर। एक आपके पास में स्टेटस एपिलेप्टिकस, स्टेटस एपिलेप्टिकस, ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है सीजर का। इसके अंदर क्या होता है, बार बार स्पाज्म आते हैं विदाउट इंटरवल, है ना, स्पाज्म या सीजर विदाउट इंटरवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस नहीं होता मरीज, उससे पहले फिर सीजर आ जाते हैं। आई बात समझ में? ये कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछ ले एग्जाम के अंदर कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीजर, तो आप लोग क्या बताएंगे, पोस्ट कोइटल कंफ्यूजन। जब सीजर खत्म हो जाएंगे तो उसको कंफ्यूजन रहेगा। पोस्ट कोइटल कंफ्यूजन इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीजर। क्लियर? अब जब कभी भी सीजर आ रहे हैं देखो, तो आपको क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करना है, सबसे पहले आपके पास में देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर एयरवे दे रखा है तो आपके पास में एयरवे होगा, एयरवे नहीं तो आपको सेफ्टी मेजर्स, उसको इंजरी से बचाना है, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। ज़्यादातर एग्जाम का तो यही दिया होता है आपके पास में कि मोस्ट कॉमन इंटरवेंशन फॉर सीजर पेशेंट इज प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। उसको क्या करना है, लेटाना है हार्ड सरफेस पे। आई बात समझ में? जहाँ से वो कहीं से कूद ना सके, और मुंह के अंदर कुछ नहीं रखना है। आप समझो कि कुछ भी रख दें हम, मुंह में कुछ भी नहीं रखना है ना। और जो ड्रग्स दी जाती है सीजर के लिए, एपिलेप्सी के लिए, उनको बोलते हैं एंटी एपिलेप्टिकस, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एप्सुलिन वगैरह आप लोग देते हो ना, एप्सुलिन, बेंजोडाइजेपिन, दीज आर द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, है ना। उसके बाद बात करता हूँ मैं माइस्थीनिया ग्रेविस की। इसमें क्या होता है देखो, जो डेंड्राइट्स होते हैं उनके टर्मिनल पार्ट पे कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, उन पे आपके कोलिनेस्टेज एंजाइम पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस इंक्रीज कोलिनेस्टेज एंजाइम, कोलिनेस्टेज एंजाइम बढ़ने की वजह से जो है प्रॉपर एक्साइटेटरी इम्पल्स आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि कोलिनेस्टेज एंजाइम क्या करता है, एसिटिल कोलिन का डिग्रेडेशन कर देता है, तोड़ देता है उसको। तो इसकी वजह से जो है एसिटिल कोलिन प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, तो न्यूरोमस्कुलर वीकनेस आएगी, तो मसल से प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगी ना माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर। आई बात समझ में? इसके लिए, इसकी जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, टेंसिलॉन टेस्ट। और टेंसिलॉन टेस्ट में क्या यूज करते हैं हम लोग देखो, एंडोफोनियम।
एंडोफोनियम। आई बात समझ में? अब इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस, अगर ड्रग ऑफ चॉइस की पूछे कि माइस्थेनिया ग्रेविस की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो आप बताओगे नियोस्टिगमाइन। आई बात समझ में? नियोस्टिगमाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। क्लियर? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें आप लोग, तो देखो थोड़ा सा देख इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। टोसिस, ड्रॉपिंग आईलिड इज द सिम्टम्स ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। ड्रॉपिंग आईलिड्स है ना। और अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें, कॉम्प्लिकेशन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ध्यान रखना, ये चारों बात में बात याद रखेंगे ना। और अगर नियोस्टिगमाइन नहीं दिया गया, देखो कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बता दूं, नियोस्टिगमाइन की जगह पाइरिडोस्टिगमाइन दिया जाता है। पाइरिडोस्टिगमाइन, अगर दोनों ऑप्शन के अंदर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ड्रग ऑफ चॉइस किसे मानोगे? पाइरिडोस्टिगमाइन को। दोनों में से नियोस्टिगमाइन, पाइरिडोस्टिगमाइन, दोनों में से कौन है? पाइरिडोस्टिगमाइन। अगर पाइरिडोस्टिगमाइन नहीं दे रखा है तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन होगी आपके पास में? नियोस्टिगमाइन। आई बात समझ में? क्या आपके पास में माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है? उसके बाद मैं बात करता हूँ, देखो मेनिंजाइटिस की। जो ब्रेन की लेयर होती है उनका इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस है। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन लेयर, और ब्रेन लेयर का दूसरा नाम, ब्रेन की जो लेयर्स होती है, ड्यूरामेटर, एरेक्टोमेटर एंड पाइमेटर, इनका इन्फेक्शन हो जाना, उसी को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज, मेनिंजेज इज द लेयर्स ऑफ ब्रेन। अब मेनिंजेस कहीं की भी हो सकती है, ब्रेन की भी हो सकती है, ब्रेन की मेनिंजेज का इन्फ्लामेशन हो गया तब भी मेनिंजाइटिस, और स्पाइनल कॉर्ड की जो मेनिंजेज उनका इन्फ्लामेशन हो गया तब भी मेनिंजाइटिस। है बात समझ में? मोस्ट कॉमनली किसके द्वारा होता है? वायरल के द्वारा, वायरस। वायरल मेनिंजाइटिस इज द मोस्ट कॉमन। है बात समझ में? अगर मान के चलो अगर बैक्टीरिया के द्वारा हुआ है, तो कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होगा आपके पास मेनिंजाइटिस के लिए? नाइसीरिया मेनिंजेस। है बात समझ में? अभी देखो इनकी वजह से, इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या हुआ, देखो आपके मेनली जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेनिंजाइटिस के। एक तो नचल रेसिडिटी, जो गर्दन है उसमें स्पाज्म आ जाएंगे, नोचल रेसिडिटी। उसके बाद दो साइन जो है पॉजिटिव दिखाई देंगे, एक तो कर्निंग साइन, एक प्रूडजेंस के साइन। देखो ध्यान से समझेंगे। कर्निंग साइन में क्या होगा, देखो पेन फील होगा जब हम नी को, सुनना ध्यान से, नी को चेस्ट की तरफ आप लेके जाओगे, नी को चेस्ट की तरफ ले जाने के बाद में वापस उसको एक्सटेंड करने के लिए बोलते हैं हम लोग। और जब एक्सटेंड करेगा तो उसके पेन फील होगा, पेन होगा। आई बात समझ में? जब एक्सटेंड करेगा वापस वो फ्लेक्स, नी को आपने चेस्ट पे लगाया, उससे कहें वापस सीधा करो, जब वापस सीधा करेगा तो उसके पेन फील होगा, तो उसको बोलेंगे
पॉजिटिव कर्निंग साइन। ब्रूड जिसके साइन में क्या होगा, जब आप जब आप नेक को फ्लेक्स कर दोगे तो नेक का फ्लेक्शन करने में ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या हो जाएगा, आपकी हिप भी फ्लेक्स हो जाएगी, हिप का फ्लेक्शन हो जाएगा, अपने आप ही हिप भी क्या हो जाएगी, फ्लेक्स हो जाएगी। इसको बोलते हैं ब्रूड जिसके साइन। क्लियर, यहाँ पे क्लियर है। और बाकी और बहुत सारी चीजें होती है। देखो यहाँ पे एंटीबायोटिक दी जाएगी, CSF एग्जामिनेशन करेंगे आप लोग, और CSF एग्जामिनेशन में क्या हुआ, देखो आपके पास में यहाँ पे इंक्रीज प्रोटीन बढ़ी हुई आएगी, WBC बढ़ी हुई आएगी आपके CSF के अंदर, और ग्लूकोज क्या रहेगा, कम रहेगा। ये मैंने बता दिया है CSF एग्जामिनेशन में कि जब कभी भी मेनिंजेस के अंदर इन्फेक्शन होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या दिखाई देगा, मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज कम हो जाएगा, प्रोटीन बढ़ जाएगी। आई बात समझ में, प्रोटीन बढ़ जाएगी, ग्लूकोज कम हो जाएगा, WBC का अमाउंट CSF में बढ़ जाएगा। ये किसको शो करता है, मेनिंजाइटिस को। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते, देखो इंपॉर्टेंट चीज की, एक तो आपके पास में पार्किंसन डिजीज, और एक आपके पास में है बेल पाल्सी, और एक आपके पास में ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। देखो पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, डिक्रीज डोपामाइन लेवल, डोपामाइन कम हो जाएगा, और इंक्रीज एसिटिल कोलिन एक्टिविटी, एसिटिल कोलिन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में, जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट, डिक्रीज कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट, और क्या दिखाई देगा, TMB, तीन चीजें, T मतलब ट्रेमर, M मतलब मसल्स रिजिडिटी, और B मतलब ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया धीरे धीरे चलेगा। पिल रोलिंग मूवमेंट, आई बात समझ में, पिल रोलिंग मूवमेंट किसमें, पार्किंसन डिजीज में दिखाई देता है ना। और आपके पास में इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है लियोडोपा, लियोडोपा इज द ड्रग ऑफ चॉइस, इतना याद रखना है ना। बेल पाल्सी, इसको पेशियल पाल्सी भी कहते हैं, पेशियल पाल्सी भी इसे हम कहते हैं, बेल पाल्सी को। आगे बात सुनो, ये सेवंथ क्रेनियल नर्व डैमेज होने की वजह से होती है, सेवंथ क्रेनियल नर्व डैमेज होने की वजह से होती है ना। इसमें क्या होता है, देखो आईलिड हमेशा जब क्लोज रहती है इसकी, ज्यादातर क्लोज आईलिड, आईलिड ड्रॉपिंग आईलिड इसमें भी दिखाई देती है, आई बात समझ में। और ड्रॉपिंग ऑफ माउथ, ड्रॉपिंग ऑफ माउथ, ऐसा लगेगा माउथ ड्रॉप हो रखा है। बच्चों के अंदर रूटिंग रिफ्लेक्स एब्सेंट रहेगा, अगर किसी बच्चे की बेल पाल्सी है तो रूटिंग रिफ्लेक्स एब्सेंट रहेगा, आई बात समझ में। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ये एक तरह का फिफ्थ क्रेनियल नर्व, पांचवी क्रेनियल नर्व में डैमेज होने की वजह से, जो ट्राइजेमिनल नर्व सबसे बड़ी नर्व, उसके डैमेज होने की वजह से होगा। इस पे क्या होगा, शार्प पेन होता है, सीवियर फेशियल पेन, सीवियर फेशियल पेन। क्लियर। और इसके लिए जो ध्यान रखना, इसके लिए जो सर्जरी की जाती है उसको बोलते हैं रिजोटोमी, रिजोटोमी, ये नाम याद रखेंगे, रिजोटोमी। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए की जाती है रिजोटोमी। क्लियर, ये तीन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने। अब दो आपके पास में, एक तो है गुलेन,
बारे सिंड्रोम, एक है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गुलेन बारे सिंड्रोम एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। देखो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे आपके पास में एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, सीएनएस और पीएनएस ना, क्रेनियल नर्व और पेरिफेरल नर्व जो होती है उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है सीवियर, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से जो माइलिन सीट होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। बोथ सेंसरी और मोटार दोनों नर्व इसके अंदर इम्पेयर हो जाती है, और इसको जो है लॉन्ड्री पैरालिसिस भी कहते हैं हम लोग। कोज क्या होता है, मेन कोज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आई बात समझ में? और इसके अंदर क्या होता है, देखो असेंडिंग गुलेन बारे सिंड्रोम जो है इन्फेक्शन की वजह से होता है, जबकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से। इसमें जो इन्फेक्शन होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है मेनली है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से मेनली आपकी गुलेन बारे सिंड्रोम होता है। इसमें ज़्यादातर जो है क्रेनियल नर्व और पेरिफेरल नर्व दोनों अफेक्ट होती है। यहाँ पर ज़्यादातर मोटार नर्व ज़्यादातर इफेक्ट होती है, मोटार नर्व। इसमें इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, जो माइलिन सीट होती है, माइलिन सीट वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, जो मोटार नर्व होती है उसके जो मोटार नर्व में रिप्लेसमेंट हो जाता है इसका फाइब्रोइड टिश्यू का ना, नर्व के अंदर फाइब्रस टिश्यू बन जाते हैं ऑटोमिन डिजीज की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह, जिसकी वजह से जो है इम्पल्सेज आगे नहीं पहुंच पाते। वही बात समझ में, दोनों चीज समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या होता है, देखो लोअर एक्सट्रीमिटी से स्टार्ट होती है, जबकि ये जो है अपर एक्सट्रीमिटी से स्टार्ट होती है। क्लियर? आगे भी चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होता है, देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है, मतलब असेंडिंग पैरालिसिस। असेंडिंग पैरालिसिस होता है जीवीएस में, जबकि इसके अंदर क्या होता है, डिसेंडिंग पैरालिसिस, ऊपर से नीचे की तरफ। और दोनों के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांस होते हैं। कॉम्प्लिकेशन में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और इनके लिए जीबीएस वाले मरीज के पास हमेशा जो है वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। कभी भी उसको वेंटिलेटर रिक्वायर्ड हो सकता है, क्योंकि कभी भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट आ सकता है उसके। आई बात समझ में? तो ये आपके पास में देखो कुछ इम्पोर्टेंट नर्व सिस्टम के एनाटॉमी थी, फिजियोलॉजी थी, और इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर थे जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग।